नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज एक ऐसे कैंडिडेट हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं जो कोशिश करते रहे और उन्हें सफलता मिली। हमारे साथ जुड़े हैं रवि कुमार मीना जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2019 में रैंक 228 हासिल किया है अपने 4th अटेम्प्ट में। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू सो मच मैम। हमें बहुत खुशी है आपकी जर्नी को जानने के लिए। हम बहुत ही उत्सुक हैं क्योंकि काफी लंबी जर्नी रही है। 2014 से ये जर्नी शुरू हुई, 4th अटेम्प्ट में आपने इसे क्लियर किया। जी, मेहनत लगी थी, टाइम लगा था। और कुछ टाइम होता कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अ, अगर मैं अपना शुरू से बताऊं, जैसे कि मेरा करियर वगैरह, तो अगर जो लोग देख रहे हो ये सोचे कि मैं शुरू से पढ़ाई में अच्छा था या मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाई स्कूल इंटर बहुत एग्रीगेट मैथ 60-65%, इससे ऊपर मैं कभी नहीं गया। कॉलेज मैंने ज्वाइन किया तो कॉलेज लाइफ के ज्यादा मुझे लेने थे, rather than कॉलेज से अच्छा करके निकलने का, ऐसा कुछ मतलब मेरे दिमाग में था। और कॉलेज में भी नॉर्मल लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा सोचना है या कुछ बहुत बड़ा मोटिव करना है, ऐसा बहुत एम्बिशियस नहीं था मैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा मैं अपना, जिसके बाद मतलब सिविल सर्विसेज या सीएपीएफ, ये मतलब मेरी लाइफ का एक एम होता है, या हम विद टाइम हम अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मिशन बना लेते हैं। एक ऐसा, जब मैं थर्ड ईयर में था बीटेक के, तो ऐसा हुआ था कि एक एटीएम था, वहां पे एक लेडी थी, बहुत गरीब थी, वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। उसके गोद में बच्चा था और एक बच्चा उसको पकड़ के खड़ा था। तो बहुत भीड़ थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और जब मैं पास गया, मैंने इंक्वायरी किया कि क्या हुआ, तो देखा कि उस लेडी के हाथ में जो बच्चा था वो मरा हुआ था, और उसके साथ में जो बच्चा खड़ा था वो बस रो रहा था। तो वो ऐसा दृश्य था मेरे लिए कि उसको देखने के बाद चेंजेस आए दिमाग में कि जो हुआ वो गलत हुआ, और एक गिल्ट के साथ मैं वहां से गया। फिर उसको पापा से ही बात की, घर पे ही बात की, सबको बताया मैंने इस बारे में। तो वहां से ये सीएपीएफ का और ये यूपीएससी का मेन जर्नी स्टार्ट हुआ। फाइनली मैं थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, पर समझ में आ गया कि मैं लखनऊ में रहता था, तो समझ में आया कि यहाँ से नहीं हो पाएगा। कॉलेज के बाद प्लेसमेंट लिया मैंने, ठीक ठाक था, 8 लाख का पैकेज था। बट मैं नहीं गया, मैं दिल्ली गया प्रिपरेशन के लिए। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे लिए सब कुछ नहीं था। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कौन सा इक्वेटर के ऊपर है और नीचे, मुझे इतना तक नहीं पता था। इतना मतलब कि मेरा लैक ऑफ नॉलेज था जब मैंने स्टार्ट किया। और ये उन सबके लिए है जो सोचते हैं कि तैयारी करनी है और कितना पढ़ना पड़ेगा। तो आप मेरा एग्जाम्पल लो, मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता था उस वक्त, बट स्टार्ट किया। 14th में मैंने जब फर्स्ट टाइम किया, तो अच्छा, एक लक अच्छा फैक्टर था कि मेरा मैथ अच्छा था। तो जब 2014 में एग्जाम दिया तो मेरा फर्स्ट टाइम में प्री निकल गया था, और मेंस मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। साथ ही साथ मुझे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का एक एसएससी एग्जाम था, वो मैंने क्लियर किया था। मैथ अच्छी थी बेसिकली उसमें, तो थोड़ा इंग्लिश भी ठीक था, तो वो हो गया था। बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, था कि यूपीएससी करना है, अगर मैंने जॉब ज्वाइन की तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ था। 15th में जो मेरा एक लाइफ में फेस आया, और वो बहुत ऐसा था कि पूरा का पूरा मेरा जो ग्राफ था वो एकदम मतलब दी एंड हो गया था। मेरा कोई एग्जाम नहीं निकल रहा था, ना यूपीएससी निकला, ना मतलब एसएससी, कुछ नहीं निकल रहा था। 15, 16, 17 एक लगातार ये थे। बट 18 के बाद ऐसा हुआ कि मतलब जब हम लगातार फेलियर्स फेस करते हैं लाइफ में, तो अपने आप ही हमें मतलब या तो हम टूट के जिद छोड़ देते हैं, या तो हम हिम्मत बांधते हैं। और मैंने कुछ हिम्मत ऐसी बांधी और कुछ अपना माइंड का एटीट्यूड ऐसा सेट किया कि मैं मेहनत करूंगा। अगर कोई एग्जाम है उसके लिए क्या करना चाहिए मैं वो पूरा करूंगा। रिजल्ट में मैं पास होता हूँ या फेल होता हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं एग्जाम देके आ रहा हूँ, तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस चीज का कि मैंने जो किया या मैंने जो पढ़ाई की वहां पे कोई कमी थी। और शायद ये एटीट्यूड ही ऐसा था जिसकी वजह से मैंने 18 का मेंस भी दिया, और 19 का मैंने एग्जाम क्लियर किया। और ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं, मेरे मॉक में भी कभी इतने मार्क्स नहीं आए। 19 का, चाहे सिविल्स का हो चाहे सीएपीएफ का हो,
दोनों में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। आपने अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखा है, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं रवि। अब क्या क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हम बात करें आपकी जर्नी में, 2014 में ये जर्नी जो शुरू हुई, आज हम 2021 में हैं, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स थे? मैम देखिए, बैड फेज सबकी लाइफ में आते हैं और मेरा जर्नी थोड़ा लंबा था, तो साइकिल है ये, गुड फेज और बैड फेजेस की। तो सबसे पहला मेरा जो था वो, अब आई डोंट थिंक मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट मैं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, बाकी लोग की तरह ही हूँ और सबने वो चीज फेस की है। मेरा ब्रेकअप हुआ था एक लंबे रिलेशन से, मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, जो 2014 में कहीं खत्म हुआ था और मैं बहुत ज्यादा टूटा हुआ था उस वक्त। तो एक वो बैड फेज था जिसकी वजह से शायद 15 पे असर पड़ा मेरे एग्जाम में। और एट द सेम टाइम मेरा एक अच्छा फ्रेंड था, उसका कार एक्सीडेंट में तुरंत डेथ हो गई थी उसकी। तो ये एक बैड फेज था। 16 में जब तक निकलता, तो 16 का तो ऐसा था कि मैंने यूपीएससी छोड़ दिया था कि यार पहले मैं कोई अपना जॉब बैकअप कर लूँ, उसके बाद मैं यूपीएससी फिर से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने एसएससी की तैयारी की थी उस वक्त और मैंने बहुत मन से की थी तैयारी। यूपीएससी के लिए एक हमारा क्या होता है कि सेटिंग आवर्स बहुत बढ़ जाते हैं, हम 12 12 13 घंटे पढ़ते हैं और उतना जब हम एसएससी में देते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा होता है। तो मैंने एसएससी के लिए बहुत बेजोड़ मेहनत की थी। हुआ क्या कि जब हमने दिया तो वो पेन पेपर मोड था और उसी साल वो पूरा का पूरा चेंज होके वो ऑनलाइन एग्जाम हो गया एसएससी का। तैयारी बहुत की थी पर उनका सर्वर इतना घटिया था कि मान लीजिए मैंने अगर पेपर 1 किया सीपीओ का, तो मैं क्वेश्चन सारे मैंने मैथ के क्वेश्चन देखे ही नहीं, मतलब इतना मैं आंसर एंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरा आंसर ही नहीं ले रहा है। एक तो मेरा पहला पेपर वो खराब हो गया, तो लगा कि शायद हो सकता है मेरा कट ऑफ निकले या ना निकले। ऐसे ही मेरा सीजीएल का मैंने दिया तो उसमें भी सेम इश्यूज हुए। फिर मेंस का थोड़े बहुत कम मार्क्स आए, पर चलो ठीक है, हम मेंस भी कवर कर लेंगे। तो मेंस में जब मैंने मैथ का दिया, अच्छा मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, 200 में 790 तक भी मेरे मार्क्स आए, 200 में 795 मार्क्स आए मेरे मैथ में। तो जब मेरे एग्जाम दिया था तो हुआ क्या कि मेरा सिस्टम एकदम से बंद हो गया मैथ के एग्जाम के टाइम। और मेरा मैथ ही स्ट्रांग था, इंग्लिश लाइक वन, हाँ 200 में से 150 या 135 आ जाएंगे। मैथ में था कि मुझे 180 बस स्कोर करना है अगर मुझे अच्छी पोस्ट चाहिए तो। और मेरा सिस्टम एकदम से बंद हो गया और मैं इतना ज्यादा फियर में चला गया था कि मैं जब माउस से आंसर भी एंटर कर रहा था तो मेरे हाथ ऐसे मतलब कि मैं घबरा रहा था उस वक्त। एग्जाम देके आया तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कभी नहीं होगा। एक मतलब होता है कि मेहनत की, मार्क्स भी आ रहे थे, मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी मतलब पेपर खराब हो गया। तो एक 16 का ये मेरा बैड फेस था बीच का। हालांकि मुझे मेरा एग्जाम भी निकला था, मुझे पोस्ट भी मिली उसमें। इसके बाद एक जो मेरा बैड फेस था 2018 में कुछ था। घर में थोड़ा ज्यादा चीजें खराब हो गई थी। फैमिली में हमारे पापा से मेरी कुछ टाइम की बात नहीं हुई थी। शादी का इशू था कि एज भी हो रही थी, और क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे यहाँ शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो वो एक बैड फेस था, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था उस टाइम पे। अदरवाइज, और ये मैम जो ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत कॉमन है और ये सबके लाइफ में ये होता है, चाहे मतलब फ्रेंड के साथ कुछ हो, घर पे कुछ हो, ये चीजें रहती हैं। बट मैं वही बोलूंगा कि जिद करो कुछ करने के लिए, बिना जिद की ये चीजें नहीं मिलती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया कि जिद करो, जिद करने से ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी, और तब तक जिद पे अड़े रहो जब तक मंजिल मिल ना जाए। जी, ये तो है। और आई वुड लाइक टू ऐड दिस कि uh, इस बार का जो अटेम्प्ट था 19 वाला, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और एक तो बहुत खिंच गया था मेरा एग्जाम वाला, 19 में एग्जाम दिया, फिर मार्क्स तो हाथ निकली में मार्क्स था कि ये तो मेरा एग्जाम निकलेगा इस बार। और फिर फिजिकल मेडिकल हुए, और फिर जब इंटरव्यू के लिए फिर कोविड बीच में आ गया, तो बहुत लंबा सा गैप हो गया था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक शायद रिजल्ट आ जाएगा, वो करते 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 इंटरव्यू बहुत डिले हुए, फिर इंटरव्यू के बाद रिजल्ट और डिले आया। तो इस टाइम पे मैं इतना टूट चुका था कि जब रिजल्ट आया तो कई बार फियर होता है कि अरे यार रिजल्ट आ गया। एक तो होता है ना कि डर लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि मैं कैसे रूम में डालूं, बहुत घबराहट सी होती है। और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि आ गया, लाओ दिखाओ। तुरंत रिजल्ट देखा, नाम डाला है कि नहीं है, भैया है। और जैसे देखा रिजल्ट में है, तो आई वाज लाइक ब्लैंक, यार मतलब खत्म। अभी मतलब ना मुझे पढ़ना पड़ेगा, ना मेरे को हिंदू पढ़ना पड़ेगा। एकदम मतलब मैं शट हो गया था कुछ टाइम के लिए। और कुछ ऐसा था कि अभी मुझे करना क्या है आगे, घर पे तो बताना ही है, पर अब तैयारी करनी है क्या मुझे, क्योंकि ये 7 साल का फेस था ना, ये मतलब पढ़ाई पे गया है पूरा। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास ये जो किताबें रखी है मेरी, लाइक मैं अभी है मेरा, लाइक मैं अब लाइक आगे मैं एग्जाम देने रहा हूँ, पर इनको मेरा फेंकने का ही मन नहीं करता। इट्स लाइक कि भी रहो, अभी थिंक कि क्या करना है, क्योंकि
4-5 साल से मेरे साथ रही हैं ये। तो धीमे धीमे टाइम लगा वो चीज एक्सेप्ट करने में। बट फाइनली आप आज सक्सेसफुल हैं और यूपीएससी सीएपीएफ में आपने अपनी जगह बना ली है फाइनल लिस्ट में। रवि, हाँ हमने आपकी जर्नी जानी, कई सारे एग्जाम्स को आपने ऑप्ट किया, सीएससी, एसएससी, सीएपीएफ क्यों? मैम ऐसे समझ ली कि जब मैं पहले एग्जाम दे रहा था, सीएपीएफ मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, बस मेरा सीरियस अबाउट दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर ये जब ओरियट और जो पुलवामा अटैक हुए थे ना, तो मतलब वो देख के एक होता ना आक्रोश और गुस्सा सा आता था कि यार ऐसे कैसे हो गया। लाइक अगर मैं वहां रहता तो शायद ये चीज नहीं होती। अभी भी कुछ दिन पहले झारखंड में अटैक हुए हैं, तो जब वो मैं पढ़ता हूँ ना कि सीआरपीएफ के इतने लोग मरे हैं और ऐसे मारे गए, तो मतलब लगता था कि नहीं, ये चीज सही नहीं है और शायद मुझे वहां पे होना चाहिए था, या ये चीज गलत हुई है, या ऐसा क्या मैं। अब मुझे पता है जो लोग इन ड्यूटी हैं, इन सर्विस से, वो सब कुछ कर रहे हैं कि चीजें ऐसी ना हो। पर मुझे लगता है कि अगर मैं वहां रहूंगा और जाऊंगा तो शायद मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाऊंगा। और यही वजह थी कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस उसमें सीआरपीएफ था। मुझे और कोई पोस्ट चाहिए ही नहीं थी। इवन सीपीयू का जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मुझे मतलब कि पहला मेरा प्रेफरेंस सीआरपीएफ था वहां पे भी, पर बहुत फैमिली प्रेशर आया कि नहीं सीआरपीएफ सेफ नहीं है, ये नहीं। तो मैंने दोबारा ऑप्शन मिलता है सीएससी में, तो मैंने सीआईएसएफ किया। जब मिला तो मैंने ज्वाइन नहीं किया कि नहीं, मोनोटोनस है उसमें, ऐसी मोनोटोनी है कि मुझे लाइफ टाइम वह मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा। सीआरपीएफ में इतनी ज्यादा वैरायटी है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में, अलग ही आइडियोलॉजी है, आपका मॉडल ऑपरेंडी एकदम अलग है, आपका काम करने का ढंग अलग है। आप झारखंड छत्तीसगढ़ में हो तो वहां पे अलग ही चीजें हैं। आपको मतलब जिनसे झगड़ा करना है या जिनके अगेंस्ट हम लोग को खड़ा रहना है, वो भी एकदम अलग है। आप जम्मू कश्मीर में, वो अलग है। और सीआरपीएफ क्योंकि इतना बड़ा है और आगे जाके भी हम, मुझे नहीं लगता है कि जो ज्यादा एवेन्यूज होंगे या जो ऑप्शंस होंगे वो सीआरपीएफ वालों को मिलेगा। सीआईएसएफ मोनोटोनस से लगता थोड़ा मुझे। बीएसएफ हमेशा एक ही जगह पे है, या बॉर्डर पे है, एचपी बॉर्डर पे, एसएसबी बॉर्डर पे है। काम थोड़ा थोड़ा अलग है, बट वो एक ही है। अब इलेक्शन ड्यूटीज ये सब तो चलो ठीक है, ये तो सब में है। बट ज्यादा ऑप्शन कहाँ पर है, ज्यादा मुझे कॉम्बैट रेडीनेस कहाँ पे चाहिए, तो मुझे सीआरपीएफ लगा। और मुझे सीआरपीएफ ही चाहिए था शुरू से ही। और मैं बताता हूँ आपको कि लाइक मुझसे कोई पूछता है अभी, कोई फोन करता है पूछता है कि क्या मिलेगा, तो उनको सीआरपीएफ मिलेगा, तो वो हंसता है, क्या क्यों? तो मैंने कहा यार देखो, मेरी कैटेगरी रैंक अच्छी थी, मैं को अगर चाहता था तो एसएसबी में मिल जाता आराम से। और मैंने सीआरपीएफ क्योंकि मेरा चॉइस था, मेरा मन था करने का। तो वो कई बार हंसते हैं कि नहीं है, तुमने अपना लाइफ का नहीं सोचा। मैंने कहा मुझे सेटल होना ही नहीं है लाइफ में, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है जब तक मैं चल रहा हूँ। तो अगर लगता ना कि आप सेटल हो जाएगा तो आप आगे नहीं सोचोगे। मुझे सेटल होना ही नहीं है सर्विस में, और इसीलिए मैंने सीआरपीएफ ऑप्ट किया। क्या सुंदर बात आपने कही रवि, कि सेटल होना ही नहीं है, और शायद यही जज्बा हमारे जवानों में होता है, जस्ट टू कीप मूविंग एंड कीप कंट्रीब्यूटिंग इन द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। वी सल्यूट टू ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस। थैंक यू मैम। रवि, जैसे आपने बताया कि 2018 में आपने जॉब ज्वाइन कर ली थी, आप एक हम्म। वर्किंग प्रोफेशनल थे और आप जहां काम कर रहे थे वो भी काफी रिगरस जॉब थी। कैसे प्रिपेयर किया हम्म। आपने फाइनली 2019 सीएपीएफ के लिए? मैं ऑडिट ऑफिस में था। और क्योंकि वहाँ पे काम बहुत ज्यादा होता है, और ऑडिट का क्या है कि ऑडिट रोज ही होता है यूनिट्स का। तो 9 to 6 तो मेरा टाइम फिक्स ही था कि मुझे ऑफिस में ही रहता, और वहाँ पे ऑफिस में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे ये था कि जब मैं पढ़ूं, तो एक तो मेरा ये शोर था कि मुझे 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना है। ये एक ही घंटे में पढ़ना, फिर उठ के जाना, फिर 1 घंटा पढ़ना, अब ये बोलो कि मेरा स्टाइल नहीं है। मुझे कंटिन्यूस चले चाहिए जहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। तो जो मेरा जो फॉर्मूला था, और जितने भी मेरे वर्किंग फ्रेंड्स है वो पूछते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार ऑफिस से आओ, आके खा पी के सो जाओ सीधा। आप 7-7:30 तक सो जाओ, 6 घंटे आप अच्छे से सो। 6-7 घंटे जो भी सोना है, रात को 2-2:30 बजे उठो। शुरू में थोड़ा सा जब अलग लगेगा या बॉडी आपका टाइम लगेगा अडैप्ट होने में, बट उसके बाद आपके पास 2:30 बजे भी उठते हो, 3 बजे पढ़ने बैठते हो, आप तो 3 से 5 घंटे लगातार पढ़ते हो, 8 बजे तक। आप बहुत ज्यादा लॉट में चीजें कवर कर सकते हो। 5 आवर्स कंटिन्यूस इज वेरी गुड, आप कर सकते हो। बाकी जैसे कि ऑडिट जा रहे हो तो गाड़ी में बैठ के तो कभी यूट्यूब की वीडियोस देख ली, या कभी कुछ नोट्स है तो देख लिया, रिवाइज कर लिया। तो ऐसे चला। प्लस मेरे जो ऑफिस के लोग थे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। उन्होंने मतलब चीज को समझा भी। और जब जब मुझे छुट्टी चाहिए थी, सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे को ऑफिस से, ट्यूजडे छुट्टी है, तो मंडे को मैंने लीव ले ली। तो लगातार 4 दिन पढ़ाई का हो गया। या
मुझे थोड़ा कभी सिक लीव ले ली मैंने, तो मुझे ऑफिस से हेल्प तो मिला है काफी। और लास्ट में मैंने 1 महीना छुट्टी ले ली थी, तो वैसे मैंने इसका तैयार किया था, पर ये कंसिस्टेंट था, इसमें मैंने कोई गैप नहीं किया तैयारी में। रवि, अब हम बात करते हैं कि CAPF के पेपर के बारे में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 सब्जेक्टिव। कैसे अप्रोच किया आपने, क्योंकि आप 2014 से एग्जामिनेशन मोड में थे, तो शायद आपका अप्रोच थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपने हाँ, एक्सपीरियंस से बताएं, हमारे दर्शकों को भी बहुत फायदा मिलेगा। ओके। क्योंकि मुझे टाइम लगा, तो जाहिर सी बात है गलती मैंने बहुत की है। कैंडिडेट्स दो तरीके के होते हैं, एक जो बिना किसी सपोर्ट के या मार्गदर्शन बोलते हैं, एक उसके आते हैं, एक जो जिनकी फैमिली में कोई है या जान पहचान के, जिनकी डायरेक्शन बहुत सही रहती है स्टार्टिंग में। हम जब नया नया स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी बहुत रहती है करने की। तो जितने नए हैं मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप जब स्टार्ट करो तो आपकी डायरेक्शन बहुत सही होनी चाहिए। अच्छा, मेरे केस में ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे जीरो नॉलेज था और मैं सब पढ़ता था, जो कि मेरी गलती थी। 2-3 साल बाद जब गलतियां की तो समझ में आया कि पहला तो है कि रेफरेंस बुक को अच्छे से करो। और लेट मी शो यू वन थिंग कि मैं कैसे पढ़ता था। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है मान लीजिए, तो इसका मैं पहले करता था कि मुझे सारे पन्ने पहले पढ़ता था और सबको मैं अंडरलाइन करता था। तो मेरा जो अभी जैसे करेंगे या जिनको तैयारी करनी है वो इसको चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो हमें कुछ कुछ चीजें याद रहती है, 20% 30% याद रहेगा। जो इंपॉर्टेंट लगे वो मार्क कर लो, ठीक है। जब हम सेकंड रीडिंग पे आते हैं तो हमें फर्स्ट रीडिंग पे पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या चीजें छोड़ सकते थे। सेकंड में आप ये करो कि आप फर्स्ट रीडिंग आप एक अलग पेन से करो, जो मतलब मैं करता हूँ कि मैंने फर्स्ट रीडिंग मान लीजिए रेड पेन से कर लिया, तो रेड पेन से मैंने सारी लाइनें अंडरलाइन कर ली, पेंसिल में यूज नहीं करता। सेकंड रीडिंग में मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। सेकंड पेन जैसे ग्रीन पेन है, तो मुझे बताता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तुम भूल रहे हो, इसको याद रखो। या कोई साइन बना दूंगा, स्टार साइन या त्रिशूल का साइन, की तो बहुत गदर क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही। तो ऐसे मैं अपने कुछ साइंस और कर देता हूँ। ये मेरे सेकंड रीडिंग में है। सेकंड रीडिंग तक मुझे काफी कुछ हद तक चीजें याद हो जाती हैं। फिर मेरा थर्ड और फोर्थ रीडिंग आता है। थर्ड रीडिंग में मैं ज्यादातर हाईलाइटर यूज करता हूँ, क्योंकि हमें मोटा मोटा जैसे कि अगर मुझे फटाफट पढ़ना है ये, तो जहां जहां भी मैंने हाईलाइट कर रखा है तो मुझे पता है कि जो हाईलाइटेड पार्टेड है ये मुझे ध्यान से देखना है, क्योंकि या तो ये वक्त एक्चुअल है या तो मैं ये चीज भूल रहा हूँ। थर्ड रीडिंग में भी चीज भूला था, तो मुझे वो चीज पढ़नी है। और फिर फोर्थ और फिफ्थ, या तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो मैं से गोल्डन कलर का कुछ अगर आप यूज कर लो या कोई और कलर का यूज कर लो। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो कंटेंट है वो सैग्रीगेट हो जाएगा बहुत अच्छे से, और आपको पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है नेक्स्ट रीडिंग में या थर्ड रीडिंग में या फोर्थ रीडिंग में। तो एक तो मेरा तरीका ये था। फिर चलो हमारा रेफरेंस बुक सारी हो गई, जो कि कंपलसरी करनी है। फिर हमारी आती एनसीईआरटीज भी पढ़नी है। फिर हमारे आते हैं कि जो क्वेश्चन बाहर से कई बार आते हैं कि रेफरेंस बुक में शायद था नहीं, है 70-80% तो आपका हो जाएगा। तो अभी इसके बाद क्या करते हैं कि हम पेपर सॉल्व करेंगे किसी का बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन जो ज्यादातर होते हैं वो सीएससी के पैटर्न पे ही होते हैं, जो मुझे लगा। कुछ जैसे करंट अफेयर्स है, इसके करंट अफेयर्स थोड़े अलग रखना है, ये चीज याद रखना। सीएससी ऐसे करंट अफेयर्स नहीं है, थोड़ा फैक्चुअल करंट अफेयर्स इसके आते हैं। अवार्ड्स वगैरह का है, या कौन किसने किसको क्या अवार्ड मिला, कौन प्रेसिडेंट बना, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो खैर उसको करते हैं बाद में बात उसको। इसके अलावा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अलग से उसके नोट्स बना लीजिए, जो आपको लगता है कि ये तो इसमें था ही नहीं बुक में, या आप उसको मार्क कर सकते हो ढूंढ करके की है, तो वहाँ पे क्यों लिख दो अपने रेफरेंस बुक में कि इस पे क्वेश्चन आया था, और जब आप रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज दिखेगा कि ये क्वेश्चन आया था, ये मैंने गलत किया था, तो आप इसको शायद फिर से पढ़ पाओगे और एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। कई बार देखो, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स द आंसर विच आर डिफिकल्ट। ऑप्शन 1 2 है, 2 3 है, तो 1 तो पता है, अच्छा 2 है कि नहीं है, 1 2 3 है कि नहीं है, तो उसमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो जब आप कई बार पढ़ोगे ना, तब तो वो कंफ्यूजन आपका वो नहीं खत्म हो जाएगा। पेपर सॉल्व करते हो तो उसके अलग से आप रफ नोट्स बना लो, उसको आप विद टाइम आप इसको रिवाइज करते रहो। फिर इसमें एक अलग सा आता है मैथ और एप्टीट्यूड वाला। तो क्योंकि मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था और मेरा मैथ वगैरह शुरू से ठीक था, तो मुझे मैथ का इतना इशू नहीं हुआ। बट फिर भी आप आपके कोई अगर फ्रेंड है जो एसएससी की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए। बाकी बहुत इसमें बहुत टफ मैथ नहीं आती, आप आराम से आप ऑब्जेक्टिव फटाफट खत्म कर लो अपने, आप आराम से बैठ के आप मैथ के इसमें क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करो इजीली। अगर आपने
20-30 क्वेश्चन में आज रोज सॉल्व कर रहे हो 2-3 महीने तक, तो आपका मैथ निकल जाएगा। मैथ में आपको इशू करते नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन कुछ है जो मुझे, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे नहीं आता था, तो वो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था। तो हम जैसे करंट अफेयर्स तैयार करते हैं अपना, तो हम बहुत सारे कंपाइलेशन करते हैं नोट्स के अलग अलग सोर्सेज से। स्टडी आईक्यू का अच्छा सोर्स है, और मैंने खुद भी यूज किया है ये। और जैसे कि मैं बताया था शुरू में आपको कि जब मैं गाड़ी से ट्रैवल करता था ऑडिट जा रहे, तो मैं एक बार फोन पे स्टडी आईक्यू की वीडियोज ही देखता था। करंट अफेयर्स की डेली जो वीडियोस होती थी और आर्टिकल्स वाली, ये सब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। दिमाग में चीजें रह जाती हैं कभी कभी वीडियोस देख के। तो आप वो देख लो। और क्वेश्चन बैंक्स इनकी अलग से रहती हैं, जो आप मार्केट में थोड़ा सर्च करो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस वाले। तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस आप रेडी रखना, लास्ट 6 मंथ्स के जो हैं वो कंपाइल कर लेना। अ, जहां तक बात पेपर 2 की आती है, तो आंसर राइटिंग देखो इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बहुत ज्यादा मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे कि 30 में से 28 मिल जाए, वो तो नहीं होगा यहाँ पे। 15 to 18 तक ही स्टिक करेंगे अगर अच्छा लिखा है तो। कोट्स वगैरह बच्चे से याद करके जाओ। अ, आपका जो फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग का, उसको पढ़ के जाओ। और आप 25-30 ऐसे आप लिख के जाओ। एक होता है ना कि हम जब फर्स्ट लिखते हैं, तो हम वी आर लाइक वी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आवर थॉट्स पेपर में पहली बार। और उसके बाद क्या होता है कि धीमे 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 आपकी हैबिट बनती है। आप 10-15 ऐसे के बाद आप यू कैन प्ले, यू कैन जगल विद योर फैक्ट्स यू हैव। तो आपका अलाइनमेंट और आपकी आप स्ट्रक्चरिंग, आपकी आप कैसे पुटअप करना चाह रहे हैं, ये सब एक बहुत तरीके से आ जाता है और विद इन टाइम हो जाता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो विद इन टाइम फ्रेम आपका पेपर हो जाएगा। जहां तक बात ग्रामर की आती है, तो मैंने रेनन मार्टिन वगैरह पढ़ी थी इसके लिए, कहीं ना कहीं हेल्प हुआ। बट वो भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ग्रामर या एरर फाइंडिंग वगैरह। तो टू बी ऑनेस्ट, एसएससी का मुझे बेनिफिट मिला था इसमें। और एरर फाइंडिंग वगैरह है, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है, मैथ का है, तो मुझको वहां से हेल्प मिल गई थी। और शायद इसीलिए मेरा, मतलब जो एज होता ना जहाँ पे, मुझे यहाँ से एज मिल गया। बाकी मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ इसमें, तो लाइक अगर किसी को कोई देखता है और किसी को कुछ पूछना है, लाइक इफ ही वांट्स टू गेट सम इन्फॉर्मेशन पढ़ाई के बारे में स्पेसिफिकली आई एम सेइंग, तो मुझे मेल कर सकता है। आई विल रिक्वेस्ट स्टडी आई, क्योंकि मेरा जीमेल या मेरा फेसबुक आईडी वगैरह सब डिस्प्ले करें। मैं लिटरली आई एम रेडी टू हेल्प। I'm already helping 10 to 15 people जो महाराष्ट्र में है। They are not very good economically। तो कई लोग को मैंने बताया भी है, कईयों से फोन पे बात हो रही है मेरी। दे आर डूइंग ओके ओके। उनको बोला कि एनसीईआरटी स्टार्ट करने को, पर्टिकुलरली क्या पढ़ने को। तो इफ एनीबडी हैज एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, देन आप प्लीज लाइक कॉन्टैक्ट मी। इट्स टोटली फाइन, नो इश्यूज। रवि हैव वंडरफुल थॉट्स एंड आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि पेपर 1 में जो हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और पेपर 2 के बारे में आपने अपने सोर्सेज भी मेंशन किए और क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ थी। तो ये बहुत जरूरी है सभी एस्पिरेंट्स को कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, एनालाइज करिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और फिर उस हिसाब से अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए रेडी रखिए। रवि, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आंसर राइटिंग को कैसे करना है, कब करना है, शुरुआत से करनी है, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तब करना है, आपने कैसे किया? देखिए, मेरा तो ऐसा था कि मैं मेंस दे रहा था, तो मेंस के लिए मेरे ऐसे भी 130 कुछ मार्क्स आए थे, तो शायद मेरा बेटर था। पर जैसे जो 5-10 पीपल्स जिनके कांटेक्ट में हो, उनका ऐसे राइटिंग इतना अच्छा नहीं है। तो व्हाट आई हैव टोल्ड देम इन द स्टार्टिंग इज कि एक काम करो, आप लोग आर्टिकल्स पढ़ो भी। मतलब आप लोग जम के आर्टिकल्स पढ़ो, 3-3, 4-4, 5 अप्रोच पर, जो कि प्रोडक्टिव हो या आपको हेल्प आउट करे एग्जाम में। एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ है या स्पेस साइंस के ऊपर कुछ है, तो अब ऐसे भी सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ो। लिखना हम धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ में, लेट्स से 100 वर्ड्स में लिखेंगे, फिर 200 वर्ड्स में, फिर 300 में, जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी। हम वैसे वैसे लिखना लिखना आपका स्टार्ट कराएंगे। तो बट आई हैव टोल्ड देम कि अभी तो आप 100 वर्ड्स में या 2 पैराग्राफ लिखो बस अभी, एंड शो मी। तो वो 2 पैराग्राफ लिखते हैं, लेट्स से एग्रीकल्चर लिखा या ग्रीन हाउस पे लिखा, तो दे शो मी। तो उसको एलैबोरेट कैसे करना है या उसमें फैक्ट्स से और एडअप करना है, तो आई टेल देम। उसके बाद क्या होता है कि दे रिटन 100 वर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें जब 300 वर्ड लिखना है तो कैसे करना है। तो उनको बोल दो कि आप आग बंद करो, जो पॉइंट आपके दिमाग में आता है राइट इन ऑन अ पेज। पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, आप छोड़ दो उसको। आप बस पेज में सारे पॉइंट्स लिखो फटाफट कि चलो ठीक है, इंडिया का एग्रीकल्चर जो रेट है ऐसा है, या इतना प्रोडक्शन है, ये इश्यूज आ रहे हैं, फार्मर्स इश्यूज ये हैं। आपने पेज पे लिख लिया। नाउ थिंक एंड अलाइन देम कि अगर पहले मैं ये लिखता हूँ, उसके बाद सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, इससे ये लिंक हो जाएगा, इससे ये लिंक हो जाएगा,
और हाँ, हमारा ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। इनिशियली 2-3 बार में इतना परफेक्ट नहीं आएगा, बट आई एम टेलिंग यू कि इससे करेगा ना कोई बंदा, तो ही इज क्लोज टू राइटिंग गुड आंसर्स। बाकी विद टाइम ही मैम उसका परफेक्शन आएगा। रवि, मैं आपसे आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहती हूँ, और वो बहुत जरूरी होगा क्योंकि जो भी अपने CAPF कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम मिनिमम टाइम में क्रैक कर सके, क्योंकि हमें पता है कितना डिफिकल्ट है रिटन स्टेज। आई मीन इट्स वेरी रिगरस टू क्रॉस दिस रिटन टेस्ट, देन फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, एंड देन फाइनली रीच टू द इंटरव्यू बोर्ड। तो उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से दे कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट? ऑनेस्टली मेरा तो ये था कि यार आर्या पार करना है। लाइक मेरा तो ये था कि लाइक आई हैव टू गेट दिस एनी हाउ, मुझे चाहिए, बिकॉज आई वाज लाइक होता है ना, आई वाज स्टार्टेड गिविंग अप, थोड़ा मैं होपलेस हो रहा था चीजों को लेके। तो ये था कि मुझे करना है। दूसरी बात ये कि CS सिविल सर्विसेज की मेंस और ये दोनों आसपास थे। लाइक अक्टूबर में रिजल्ट आया था, नवंबर में मेरा इंटरव्यू था, 8 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था। तो अच्छा, अपना ड्राफ्ट तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, क्योंकि ड्राफ्ट में कुछ हॉबीज मैंने, अच्छा मैंने किसी से पूछा नहीं ड्राफ्ट में भी, मेरे मन में जो है मैंने लिख दिया। मुझे कुकिंग पसंद है तो मैंने कुकिंग लिख दी, रनिंग मैं करता मैंने रनिंग लिख दी, जिम जाता मैंने जिम लिख दिया। फिर मैं मिसाइल्स और इसके बारे में बहुत पढ़ता हूँ, आर्मीज के बारे में शौक था स्टार्टिंग से, तो मैंने वो बहुत लिख दिया, वो लिख दिया उसमें वहाँ पे। तो जब मैंने ड्राफ्ट दिखाया, मैंने मॉक इंटरव्यूज कराए, तो मैंने जब ड्राफ्ट दिखाया तो बोला कि इतना क्यों लिखा। मैंने कहा सर जो मुझको सही लगा मैंने लिख दिया, मतलब मुझे पसंद भी ये चीज तो मैंने कर दिया उसमें। और फिर बाद में शायद मैंने गलती करती, मुझे थोड़ा सा मतलब डिफेंसिव खेलना था, इतने उनको ऑप्शंस नहीं देने थे। पर फिर ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी इट वाज लाइक कि अभी करे कैसे इसको। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह बहुत गजब पढ़ा था, इंडिया चाइना जो इशू हुआ था उस वक्त। तो मैं बहुत इन डेप्थ था उसमें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सारे सोर्सेस पढ़े मैंने, कोई जो बता रहा है कि ये सोर्स पढ़ लो ये पढ़ लो, सब कुछ पढ़ा मैंने। और मुझे लगा था कि मैं काम करता हूँ, मैं मास्टर्स भी कर लेता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में, या कुछ डिग्री भी कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ तो लिया ही है मैंने। फिर जब डेट आई फाइनली कि भाई अब लिटरली इंटरव्यूज हो रहे हैं हमारे, तो एक तो थोड़ा मतलब ये था कि यार कैसे करें इसको, भी मैं कहीं मॉक दूं कुछ करूं। तो मैंने रैंडम कोचिंग में क्योंकि मॉक दिया था, वो ऑनलाइन हुआ था, और वो उनके हिसाब से ठीक था, पर मुझे सेटिस्फेक्शन था ही नहीं कहीं से। एक तो ऑनलाइन था लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो सेटिस्फेक्शन मिले नहीं कि अच्छा गया है। तो ये था कि नहीं, मुझे कहीं जाके रिप्रेजेंट करके फेस टू फेस देना चाहिए मुझे। तो उस टाइम पे मैं कहीं पे नहीं चल रहा था, तो जयपुर में एक सर थे, इज एन रिटायर्ड IAS ऑफिसर। उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा इंटरव्यू लो प्लीज। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद ही अरेंज सम ऑफिसर्स, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, एंड आई एम सो लकी फॉर हिम, लाइक लिटरली ब्लेसिंग फॉर डूइंग दैट, क्योंकि वहां पे बहुत चीजें पता लगी। और मैं वहां पे सबसे ज्यादा डिमोटिवेट हुआ। अच्छा हुआ क्या कि मैं लखनऊ से था, तो लखनऊ में मैं रहा पूरे टाइम। राजस्थान नेटिव प्लेस था, पापा रिटायर होने के बाद राजस्थान शिफ्ट हो गए थे। तो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन राजस्थान स्पेसिफिक बहुत पूछे, और मुझे नहीं आते थे वो क्वेश्चंस। तो बोला कि तुम तो राजस्थान से पर नेटिव है, तुम्हारा एड्रेस में है, तुमको आना चाहिए। मैंने कहा सर मुझे तो मतलब मैं रहा ही नहीं, एक साल भी नहीं रहा लाइफ में अपने, मुझे कैसे आएगा। तो बोला पढ़ो। तो जो लास्ट के 6-7 दिन का स्लॉट था, वो मैंने मतलब सोचा कि चलो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, उस वक्त राजस्थान में कुछ इशू भी चल रहे थे, आंदोलन चल रहा था, तो नेट भी बंद था। मैं घर गया अपने, तो वहाँ पे नेट बंद हो गया। और फिर मैं वापस जयपुर भागा कि भाई नेट मिल जाए, मैं PDF डाउनलोड कर लूँ। तो वहां गया, PDF डाउनलोड किए सारे, फिर मैं वापस घर आया अपने दौसा डिस्ट्रिक्ट, जो कुछ 120 किलोमीटर दूर है वहां से। तो ऐसे थोड़ा भागा दौड़ी हुआ। बट जब मैं इंटरव्यू था मेरा, तो मैं मतलब मेंटली बहुत प्रिपेयर था कि नहीं कुछ तो अच्छा करके आऊंगा। और एक खुशी थी इस बात की कि फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पे। हम जैसे कि जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था, तो मेरे जियाजिन को दिखाया था कि रवि ये देखो ये है UPSC का ऑफिस, यहीं पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे तो आना है मुझे एक बार। तो जब मैं अब गया, तो लगा कि चलो फाइनली मैं वहां पे पहुंचा। और आई वाज सेटिस्फाइड कि अभी तक मैंने मेहनत की, मुझे मिला है। यहाँ भी मैं जितनी मेहनत कर सकता था, क्योंकि मैं आर्मी में हूँ, तो हम लोग आए दिन कभी मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल लोगों से बात करते रहते हैं। तो उनसे मैं जितना इंटरेक्ट कर पाया, उनको भी मैंने बताया सर मेरा इंटरव्यू है, थोड़ा बताओ मुझे। जितना उनको नोटिस कर पाया, या जितने उनको बात करते उनको उन पे ध्यान दिया मैंने कि अच्छा ठीक है, हाउ दिस इज हाउ ऑफिसर्स बिहेव। तो जितना मैं सीख पाया वहां से सीखा। ऑफिस में भी हेल्प हुआ मुझे बहुत। तो जिस दिन इंटरव्यू था, तो गए, थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि अच्छा ठीक है, अच्छा होना चाहिए। तो अ, जब मेरा रोल नंबर आ रहा था सीट के आगे, जब बच्चे चले गए थे, तो ये था कि अब मेरा ही है, मेरा ही आना है। तो थोड़ा एंजाइटी बढ़ रही थी
फिर आया, लेके गया। तो जैसे ही गेट खोला उसने, तो सामने वो चेयरमैन जो मैम थी और जो बाकी के लोग थे, वो लोग वहां बैठे हुए थे, और देखते ही जितना भी कूल माइंड लेके गया था उस सब में खो गया, पे एकदम, मतलब थोड़ा तो हड़बड़ा गया था। प्लस वो मास्क था और चेहरे पे वो शील्ड थी, तो बहुत, मैं बोल रहा था तो बहुत फॉग जम रहा था। 5 मिनट बाद तो इतना हुआ कि मुझे सामने से लोग नहीं दिख रहे थे जो मुझसे चीजें पूछ रहे थे। तो ये तो अभी तक एक्सपीरियंस था। क्वेश्चंस बताता हूँ क्या पूछा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जो चेयरमैन ने पूछा वो ये था कि रवि, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय टेलिंग योर नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वेयर आर यू वर्किंग। तो उनको मैंने ये चीज बताई। ठीक। फिर उनके क्वेश्चन अच्छे छान लगे कि अच्छा, यू आर वर्किंग इन आर्मी, तो आप बताइए आपने कौन कौन सी मिसाइल्स या गन्स या डिफेंस रिलेटेड चीजें आपने यहाँ पे इनकाउंटर की हैं। तो लकीली क्योंकि शौक था मेरा ये, तो मुझे ये था कि अ, पसंद थी चीजें ऐसी देखनी। तो जितने भी टैंक मैंने देखे, T-70, T-72 या लैंड टू एयर मिसाइल, नागिका है, नाग है, तो उसके कट मॉडल्स वहां पे थे। तो मैंने वो सारे बता दिए उनको। फिर उनका क्वेश्चन आया कि अच्छा, वे डू यू सी हाउ डू यू सी इंडिया इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, कि अब हम डिफेंस आर्म एक्सपोर्टर कब बनेंगे। तो बिकॉज क्योंकि मेरा पढ़ाई मैंने अच्छी की थी इसकी, तो मैंने आंसर बहुत स्ट्रक्चर दिया कि हमने लेट स्टार्ट किया, और एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था कि हमने, जैसे कि हमने तेजस बनाया, हमें टाइम लगा 20 साल का या 15 साल का, बट हमने एक्सपीरियंस बहुत गेन किया, और वो एक्सपीरियंस हम अभी आमकम यूज कर रहे हैं, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो हम 2035 तक हम रेडी कर लेंगे, लाइक अदर, लाइक जो डेवलप कंट्रीज उनके हिसाब से। तीसरा, ऐसा नहीं है कि हमने अच्छी मिसाइल्स बनाई नहीं है। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि A2A मिसाइल्स हो गई, तो उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 50 किलोमीटर का उसका हिट रेंज होना चाहिए। हमारा 40 है, इट्स लाइक 10 to 20, और हम उस स्टैंडर्ड पहुंच जाएंगे तो हम वो भी अपना एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एक M203 मार्क बना रहे हैं हम। तो ऐसे मैंने नॉलेज था, तो उसका मैंने बता दिया रेंज में। एक मैम ने पूछा कि रवि एक मैम ने पूछा कि रवि, आपको कुकिंग अपने लिखा है इसमें, तो व्हाट डू यू कुक। तो जो मेरा फेवरेट था, मैंने बोल दिया कि मैम, आई लव टू कुक दिस मटन हांडी और चिकन बिरयानी। तो और मैंने डायरेक्ट ना बोले कि उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे कुकिंग का। उसके बाद रनिंग और जिम के लिए कुछ पूछा मुझसे उन्होंने कि व्हाट डू यू लाइक मोर, और क्यों पसंद है। तो मैंने बोला कि मैम, रनिंग ज्यादा पसंद है, बिकॉज मुझे वो एग्जॉस्शन चाहिए होता है क्विक टाइम में, और जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं जिसमें मैं लिटरली अपनी बॉडी को खींचता हूँ, जब थक जाती है बॉडी फिर खींचता हूँ, तो मुझे वो पार्ट बहुत पसंद है उसका। जिम इज ओके, बट मैं रनिंग नहीं छोड़ता हूँ। इट्स ओके। रवि, हमने आपकी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर ली। आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की थी कि यू हैव वॉच्ड करंट, यू हैव रेफर्ड करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आईक्यू। तो व्हाट डिफरेंस इट हैज मेड इन योर जर्नी? द बेस्ट पार्ट इज कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, आप हेडफोन लगाओ और वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। दिस इज द बेस्ट पार्ट। कई बार पढ़ने के लिए हमें वो स्पेस चाहिए होता है, वो एनवायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे हम बुक लेके बैठकर पढ़े, बट ये जो यूट्यूब वाला है कि मतलब हम कहीं पे भी देखे और पढ़े, हेडफोन लगा और बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक पार्ट ये बहुत अच्छा है। दूसरा, स्टडी आपके पास कंटेंट अच्छा है, कंटेंट इन द सेंस कि आपको बहुत कंक्रीट कंक्रीट आपको ये चीजें, तो ये लो, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, 4, 5, बस इसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है। इससे कम नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, जो आना है इसमें ही आना है। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि अब क्योंकि बार बार वीडियो देखना मुश्किल है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक दो, नेक्स्ट स्लाइड का फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं कहीं और हूँ तो मुझे रिवीजन करने की बस वो स्लाइड्स या फोटोज पलटनी पड़ती थी कि हाँ चलो ठीक है, ये कवर हो गया, ठीक है, आर्टिकल्स पूरे हो गए। अच्छा, ये इन्वायरमेंट का है पूरा का पूरा, चलो इन्वायरमेंट पूरा हो गया, फटाफट देख लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि यार हमारा पेंडिंग पड़ रहा है कि रिवीजन करना है इन्वायरमेंट का, टाइम आगे वो हमारा हो नहीं पा रहा है, तो चलो फटाफट ये स्लाइड्स देख लो या तो फिर वो वीडियोस देख लो। तो इसमें मैं कहूंगा कि हाँ, 30% के आसपास कुछ स्टडी आईक्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो मुझे मतलब मैं बोलूंगा तो ये कि क्योंकि मैंने पढ़ा था, उससे अच्छा खासा पढ़ा, और मुझको रिवीजन में उसकी हेल्प मिली। और रिवीजन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। रवि, वी आर वेरी हैप्पी कि हम आपकी इस सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर पाए और फाइनली आज आप हमारे साथ हैं, शेयरिंग योर जर्नी विद अस। रवि, योर फाइनल वर्ड्स, जो भी एस्पिरेंट है सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें बोलूंगा इसके लिए कि पहला, ये जो सीरियस कैंडिडेट्स है, बिकॉज ये जॉब का डिमांड अलग है, तो जो सीरियस है वो तभी है, ये नहीं कि हमें बैकअप चाहिए इसलिए। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप कट ऑफ से मत डरो। कट ऑफ एक डिमार्केशन लाइन है जो बस आपको बताता है कि
हाँ इतने क्वालिफाइड इतने नहीं, वो आपको टैलेंट का या आपको कितना नॉलेज है ये डिसाइड नहीं करता है। मेरी हिस्ट्री अच्छी है, मेरी पॉलिटी अच्छी है, क्वेश्चन ज्यादा आ गए, मेरा निकल गया, किसी के नहीं आया तो उसका नहीं निकला, तो जो कट ऑफ के आसपास है मैं उनको बोलूंगा कि आप छोड़ो मत, आप लगे रहो उसमें, उसमें हताश मत होइए आप। और अगर आपको भरोसा है खुद पे कि आप कर सकते हो तो आप जरूर करो। मेरा एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको मुझसे और पूछना आप मुझसे और पूछिए, बट बहुत ऐसा है कि 6 साल का जर्नी छोटा नहीं होता है और इतने फेलियर्स देखना भी कम नहीं होता है। फिर भी अगर आप करोगे तो चीजें हो ही जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट मेरे साइड से, और आप प्लीज मेहनत करिए, कोशिश करिए, वो आपका होना ही है। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच रवि, हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। लाखों लोग इस एग्जामिनेशन को हर साल लिखते हैं और कुछ चंद अपनी जगह फाइनल लिस्ट में बना पाते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने आखिरी अटेम्प्ट में अपनी जगह बना ली फाइनल लिस्ट में, और हमें खुशी है कि स्टडी आईक्यू ने कहीं ना कहीं आपको इस जर्नी में हेल्प की है और कंट्रीब्यूट किया आपकी सक्सेस स्टोरी में। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप थैंक यू सो मच। सस्टेनेबिलिटी बना के रखे अपनी जर्नी में 2014 से लेकर के 2021 तक, मुझे पूरा विश्वास है आप उसी तरीके से पूरी लगन से आप इस सर्विस में भी लगे रहेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है। थैंक यू।